नमस्कार। आज हम नए संविधान की शुरुआत करेंगे और वो नया संविधान है अपना तीसरा संविधान, स्विट्ज़रलैंड का संविधान। स्विट्ज़रलैंड के संविधान के बारे में जानने से पहले हम देखते हैं कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, सामाजिक संरचना क्या है, भारतीय विद्यार्थियों के लिए इसका क्या महत्व है या राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इसका क्या महत्व है। तो स्विट्ज़रलैंड राजनीति के साहसपूर्ण कार्यों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता समस्त गणतंत्रीय राष्ट्रों को स्फूर्ति प्रदान करती है। बुक्स का है ये कथन। और स्विट्ज़रलैंड दुनिया की सामान्य जनता के लिए आकर्षण का केंद्र है और स्विस संविधान राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के लिए परम महत्व का विषय है। अपने अप्रतिम सौंदर्य के कारण यह देश विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा है और प्रत्यक्ष लोकतंत्रीय व्यवस्था के कारण भी यह देश लोकतंत्र का घर रहा है। यदि इंग्लैंड संसदीय पद्धति की संस्थाओं का जन्मदाता है और अमेरिका संघ व्यवस्था का आदर्श नमूना है, तो स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रयोगों की प्रयोगशाला होने का गौरव प्राप्त है। तो इस प्रकार से हम देखें स्विट्ज़रलैंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका समाजशास्त्रीय आधार क्या है। तो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्रीय तत्वों का विश्लेषण किए बिना असंभव है। वस्तुतः राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की ही उपव्यवस्था है। समाजशास्त्रीय तत्वों में भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, भाषागत, धार्मिक तथा जातीय विभिन्नताएं प्रमुख हैं। स्विस राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय निम्नलिखित समाजशास्त्रीय तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला है भौगोलिक स्थिति। तो स्विट्ज़रलैंड जो है आल्प्स पर्वतमालाओं के अंक में स्थित एक छोटा सा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग 15,950 वर्ग मील है, जो भारत के केरल राज्य के बराबर तथा राजस्थान के जैसलमेर ज़िले से कुछ अधिक है। यह देश चारों ओर से अन्य देशों जैसे इटली, जर्मनी और फ्रांस से घिरा हुआ है। इसी कारण इसे भूमि से घिरा देश भी कहते हैं। इसमें 19 पूरे तथा 6 अर्धकैंटन हैं। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण स्विट्ज़रलैंड का एक बड़ा भाग कृषि के योग्य नहीं है। समस्त भूमि के केवल 35% भाग में कृषि होती है तथा उससे केवल 23% जनता की उदरपूर्ति होती है। लोहे और कोयले की खानें भी वहाँ अधिक नहीं हैं, अतः व्यवसाय के लिए वहाँ अधिक अवसर नहीं हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये भौगोलिक स्थिति है। अगला देखते हैं हम आर्थिक स्थिति। तो स्विट्ज़रलैंड में खनिज पदार्थों का अभाव है। तेल के स्रोत और कच्चे माल की भारी कमी है। देश की ऊंची नीची सतह होने के कारण परिवहन और यातायात कठिन हो गया है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड एक उद्योग प्रधान देश कहा जा सकता है। स्विस जनता की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। वहाँ लोग न तो अधिक अमीर हैं और न अधिक गरीब। विदेशी व्यापार बहुत उन्नत है। पर्यटन व्यापार उनके जीवन का प्रमुख आर्थिक आधार है। तो इस प्रकार से वहाँ आर्थिक न तो बहुत अधिक संपन्नता है, ना ही निर्धनता है। सभी लोगों की उनके जो व्यापार है उनका पर्यटन मुख्य व्यापार है, बाकी विदेशी व्यापार बहुत उन्नत है। अगला देखें हम तो सामाजिक रचना। तो जाति, धर्म तथा भाषा के आधार पर स्विट्ज़रलैंड की जनसंख्या एक नहीं है। वहाँ 3 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच तथा रोमन। लगभग 3/4 जनसंख्या जर्मन भाषी है और लगभग 5वां भाग फ्रेंच भाषी है और शेष लोग इटालियन भाषा बोलते हैं। कुछ लोग रोमन भाषा भी बोलते हैं। वहाँ जातिगत विभिन्नता भी पाई जाती है। स्विस जनता का 72% जर्मन, 21% फ्रेंच तथा 6% इटालियन है। लावेल के अनुसार स्विट्ज़रलैंड जातीय केंद्र है। वहाँ अनेक जातियों का मिलन होता है। वहाँ धार्मिक विभिन्नता भी पाई जाती है। देश की कुल जनसंख्या का
58% प्रोटेस्टेंट है तथा 41% कैथोलिक है। इन विविधताओं के बावजूद स्विस जनता में अनूठी एकता है। तो ये इसकी समाजशास्त्रीय आधार है इसका। अब हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड या स्विस संविधान की जो राजनीतिक विचारधारा हैं वो किस पर है, या इस पर किस किस विचारधारा का प्रभाव पड़ा है। तो स्विस संविधान लोकतंत्रीय एवं उदार सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें कहीं भी निरंकुशता के तत्व नहीं दिखाई देते। यह आधुनिक विचारधाराओं से प्रभावित है। सबसे पहली है लोकतंत्रीय विचारधारा। तो ये तो पता ही है कि जो लोकतंत्र का घर है स्विट्ज़रलैंड, और आज यदि हम शुद्ध लोकतंत्र देखना चाहें तो वो केवल स्विट्ज़रलैंड में ही हमें दिखाई देता है। तो स्विट्ज़रलैंड में समस्त राजनीतिक शक्तियों का केंद्र जनता को माना गया है। संविधान संशोधन के क्षेत्र में भी जनता की शक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं। लोकमत संग्रह और आरंभक की विधियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्रीय विचारधारा संविधान में कूट कूट कर भर दी गई है। दूसरा है इसके अंदर गणतंत्रीय विचारधारा। तो वहाँ गणतंत्र वहाँ की राज्य व्यवस्था का आधार है। शासन का प्रत्येक पद सामान्य जनता के लिए समान रूप से खुला है। राजतंत्र की भांति कोई भी पद वंशानुगत नहीं है और आम आदमी, साधारण नागरिक या विशेष व्यक्ति कोई भी किसी भी पद पर जा सकता है। संघीय विचारधारा। तो स्विस संविधान का निर्माण संघीय विचारधारा के आधार पर हुआ है। यह संविधान द्वैत शासन की व्यवस्था या स्थापना करता है और इसका आधार विकेंद्रीकरण है। संघ के घटक कैंटनों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है, यानी कि यहाँ पर संघात्मक शासन है, दोहरी सरकारें हैं, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और कैंटनों की अपनी सरकारें। अगला है इसके अंदर उदारवादी विचारधारा। तो स्विस संविधान में व्यक्ति को साध्य माना गया है। व्यक्ति की स्वतंत्रता व उसके अधिकारों पर पर्याप्त बल दिया गया है। सरकारी अंगों की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाए गए हैं। तो ये विचारधाराएं हैं जो स्विट्ज़रलैंड के शासन को प्रभावित करती हैं, या स्विट्ज़रलैंड के शासन पर इन्होंने प्रभाव डाला है। लोकतांत्रिक विचारधारा, गणतंत्री, संघीय विचारधारा और उदारवादी विचारधारा। अब हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान का महत्व। तो किस संविधान के या किसी संविधान के, स्विस संविधान के अध्ययन का विशिष्ट महत्व है। स्विस संविधान में कुछ ऐसी विलक्षण बातें पाई जाती हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। स्विट्ज़रलैंड के संवैधानिक महत्व की कुछ प्रमुख बातें निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला है प्राचीनतम गणतंत्र। तो स्विट्ज़रलैंड यूरोप का प्राचीनतम गणतंत्र है। स्विस गणतंत्र का जन्म सन 1848 में हुआ था। गणतंत्रीय शासन विधान को अपनाने के बाद से अब तक स्विट्ज़रलैंड उसे अपनाए हुए है। लोग इसे गणतंत्रीय शासन विधान का जन्म स्थान मानते हैं। रेपर्ड के शब्दों में हम कह सकते हैं स्विट्ज़रलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। इसी प्रकार हंस हूवर के अनुसार राजतंत्रीय ढंग से सोचना स्विट्ज़रलैंड के निवासी के लिए एक अबूझ बात है तथा किसी शासक की शक्ति व सुविधाओं के लिए उसके हृदय में कोई गुंजाइश नहीं है। अगला है इसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो स्विट्ज़रलैंड प्रत्यक्ष लोकतंत्र की राजनीतिक प्रयोगशाला के रूप में सुविख्यात है। स्विस संविधानी प्रारंभिक सभाओं, लोक निर्णयों, आरंभक आदि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की नवीन पद्धतियों का उद्गम स्थल है। ब्रुक्स का कथन है कि स्विट्ज़रलैंड नए परीक्षणों की प्रयोगशाला है और उसकी सफलता सभी गणराज्यों को शिक्षा तथा ज्ञान प्रदान करती है। ब्राइस ने भी कहा है कि वर्तमान लोकतंत्र राज्यों में जो वास्तव में लोकतंत्र है, अध्ययन की दृष्टि से स्विट्ज़रलैंड का दावा सबसे ऊंचा है। तो सभी अधिकांश जो देश हैं वो लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। यदि हम इनमें देखें तो सच्चा लोकतंत्र यदि कहीं हमें दिखाई देता है तो वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर दिखाई देता है। अगला है इसके अंदर अनूठी कार्यपालिका। तो स्विट्ज़रलैंड की कार्यपालिका भी अनूठी है, क्योंकि हमने अभी तक जो कार्यपालिका के जो प्रकार पढ़े हैं उसमें नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, एकल कार्यपालिका पढ़ी है हमने, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के जो अंदर कार्यपालिका है वो बहुल कार्यपालिका है और जिसका उदाहरण संसार में बहुत कम मिलता है।
इसमें संसदीय और अध्यक्षीय दोनों प्रकार की कार्यपालिकाओं के गुण मिलते हैं। यहाँ की कार्यपालिका बहुल है। इसमें ब्रिटिश और अमेरिकी व्यवस्थाओं का अपूर्व समन्वय किया गया है। तो अगला है इसके अंदर स्थायी तटस्थता। तो स्विट्ज़रलैंड का संसार में इसलिए भी बहुत महत्व है क्योंकि यह तटस्थ देश है और यह अपनी तटस्थता 2 विश्वयुद्धों में बनाए रख सका है। तटस्थता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय गारंटी के फलस्वरूप यह देश सदैव संसार की हलचलों का केंद्र रहा है। सन 1815 की वियना कांग्रेस तथा सन 1920 ईस्वी में राष्ट्रसंघ ने इसकी तटस्थता को मान्यता प्रदान की थी। मेसन ने कहा है कि स्विट्जरलैंड अशांति के संसार में एक शांति द्वीप है। स्विस संविधान की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए आग ने लिखा है कि वर्तमान यूरोप की भूमि पर सबसे पहले और पूर्ण रूप से यही पर संघात्मक प्रणाली का परीक्षण आरंभ हुआ। प्रस्तावाधिकार तथा जनमत संग्रह के सिद्धांतों का जन्म भी यहीं पर हुआ। यहीं पर संयुक्त राज्य की सफल कार्यपालिका के मुकाबले में गैर मंत्रिमंडलीय बहुसंख्यक कार्यपालिका की स्थापना की गई। यहीं पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व और व्यवस्थापिका सभाओं में सफलतापूर्वक लागू किया गया। यहीं पर स्थानीय संस्थाओं का इंग्लैंड की स्थानीय संस्थाओं से भी अधिक विकास हुआ। स्विस संविधान ने तटस्थता की व्यवस्था की है और जो किसी भी अन्य देश व संविधान में नहीं। तटस्थता ही यहाँ की विदेश नीति का आधार है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान का क्या महत्व है, इसका समाजशास्त्रीय आधार क्या है और इन पर किन विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा है। धन्यवाद।